Good morning, 10th class. We are going to continue the same chapter in history, that is nationalism in India. Okay. So we were on the topic tribal peasants. Now we will start with the topic. Okay. In the Godain hills of Andhra Pradesh, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, led by the tribal peasants. Militant guerrilla movement. Guerrilla movement. What is the guerrilla movement? Most of the tribals are, all of you know that they are archers. And guerrilla movement, guerrilla warfare technique is such type of technique in which some tribals used to hide into the grasses or used to sit on the top of the tree, and they used to attack on the enemies by hiding with the bows and the arrows. Such type of militant guerrilla technique is known as guerrilla warfare technique. Okay, so most of the tribal movements use this type of techniques. The tribals were upset for a variety of reasons. अब tribals भी upset थे. मैंने आप लोगों को पिछले साल फॉरेस्ट सोसाइटी इन कोलोनियलिज्म एक चैप्टर पढ़ाया था. उसमें आपको मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एक्ट लॉन्च किए गए थे, जिससे बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स के जो लैंड थे वो एनेक्स कर लिए गए थे इंडिया में. जैसे बस्तर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आंध्र प्रदेश का भी मैंने अलूरी सीताराम राजू जी का एग्जाम्पल दिया. तो ये ट्राइबल्स जो थे उनके लिए फॉरेस्ट उनका एक तरीके से सोर्स ऑफ लिविंग, उनकी पूरी फैमिली की जो भी सर्वाइवल है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो जब फॉरेस्ट लॉज इनैक्ट कर दिए गए, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो मेन फॉरेस्ट थे वो रिजर्व कैटेगरी में डाल दिए गए, जिससे पीजेंट्स पर्टिकुलर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे थे. तो इस वजह से क्या हुआ, ट्राइबल्स के अंदर ब्रिटिशर्स के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा. ठीक. The colonial government had ended their isolation and brought them into the sphere of colonialism. So ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए और उनको कोलोनियलिज्म के दायरे में ले आया गया, उनको उपनिवेश के दायरे में ले आया गया. ट्राइबल चीफ्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार. जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको जमींदार की कैटेगरी में डाल दिया गया. ट्राइबल चीफ को ट्राइबल चीफ नहीं रहने दिया, उन्हें जमींदार बना दिया. एक नया पद उनको दे दिया गया, जमींदार का बना दिया. ठीक. Britishers introduced new system of land revenue. Land revenue के new systems आपको 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे. परमानेंट सेटलमेंट, ठीक, और महलवारी सिस्टम, महलवारी एंड रेयतवारी. ये क्या है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे लॉन्च किए गए थे, मुनरो के टाइम पे लॉन्च किए गए. ठीक है, लॉर्ड मुनरो जो समय के गवर्नर जनरल, उनके टाइम पे ये पीजेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किए गए थे. लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेटर ऑन में लॉन्च किए गए हैं, और उनमें से जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो ट्राइबल के एरियाज में लगाया गया. टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स. अब ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स यूज करते थे उसके ऊपर ब्रिटिशर्स टैक्स लेने लगे, विच वॉज इलीगल, विच वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोरालिटी. नैतिक रूप से वो सही नहीं था. ठीक. द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस क्रिश्चियन मिशनरीज इंट्रोड्यूस कर दी गई. They wanted the tribals to adopt Christianity. ठीक है, adoption of Christianity. Most of the tribals came from the backward classes community, and they were not had the equal rights as per the Indian Hindu society. So they wanted to give an offer to the tribals to adopt Christianity. They wanted to spread Christianity as well. Britishers were themselves Christians, therefore they wanted to propagate Christianity. So they had seen that tribals were the easy target. They could be converted into Christianity because they were not given the equal rights according to the norms of the Hindu society. So they wanted them to adopt Christianity, and they had offered them various types of they had given them various types of offers if they would adopt Christianity. Okay? The middlemen took the land of the tribals, that made the tribals heavily indebted. Middleman एक बीच में अपॉइंट कर दिया जाता था, जो पीजेंट्स और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में एक कड़ी होता था, उसको बोलते थे मिडिलमैन, बिचौलिया जिसको हिंदी में. तो बिचौलिया क्या करता था, जब पीजेंट्स टैक्स नहीं पे कर पाते थे, तो जो लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उसको वो लोग फुलफिल नहीं कर पाते थे, तो उसके बाद वो जो मिडिल मैन होता था उनका लैंड एनेक्स कर लेता था, वो लैंड ऑफर कर देता था ब्रिटिशर्स को. ठीक है.
Colonialism also changed their relationship with the forest. They had depended on the, मैंने अभी बताया था और मैंने पिछले साल भी आपको फोर्थ चैप्टर में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स. They were largely dependent on the forest products for the fuel, fodder and wood. So all their life was dependent on the forest products. So the forest, when the forest laws were enacted, the tribals lost their livelihood. The colonial government changed all this and took the forest land. They were also prevented from grazing their cattle in the forest. They were not allowed to graze their cattle in the forest because most of the forest land was reserved or protected. So they were allowed to graze their cattle only in some of the unclassed forest areas. All this led to complete destruction of the rural agrarian society of the tribals. पूरी सोसाइटी उनकी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, उनको बहुत ज़्यादा लैंड की आवश्यकता होती थी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती थी, तो पूरी तरीके से उनकी रूरल एग्रीगेरियन जो सोसाइटी थी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई. ठीक. The tribals rebelled when the condition became very oppressive. जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गई, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई, tribals had no other option but to revolt. Okay. The man who came to lead the tribals, the peasants of the Andhra Pradesh was Alluri Sitaram Raju. इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले साल भी पढ़ाया है. तो Alluri Sitaram Raju was the head of the movement in the tribals in Andhra Pradesh. अब आलूरी सीताराम राजू जो थे वो उनको मालूम था कि पीजेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी. ठीक है. they have a firm faith on the some type of supernatural powers. किसी के पास supernatural powers हो तो उसके ऊपर firm faith रहता है आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स का. तो आलूरी सीताराम राजू ने इसी फेथ का लाभ उठाया. उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं और मैं आप लोगों की सफरिंग्स को खत्म कर सकता हूँ. ठीक है. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी कर सकता हूं और इवन बुलेट शॉट्स को झेल भी सकता हूं. कितनी देखिए विचित्र बात उन्होंने कही. बुलेट शॉट्स को कौन मनुष्य झेल सकता है, लेकिन आलूरी सीताराम राजू ने लोगों को इस तरीके से उनके अंधविश्वास का फायदा उठाया. और अब वो फायदा उठाना भी नहीं कह सकते, उन्होंने लोगों के विश्वास को अपनी ताकत बनाया और आलूरी सीताराम राजू एक लीडर बन गए क्योंकि उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वो बुलेट शॉट्स को भी झेल सकते हैं, उनको गोलियों का भी असर नहीं होता, वो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं. ठीक. और राजू टॉक्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ गांधी और आलूरी सीताराम राजू जो थे वो महात्मा गांधी को बहुत सपोर्ट करते थे और उनके खादी क्लॉथ पहनने के मूवमेंट को भी बड़ा सपोर्ट करते थे. और ड्रिंकिंग ये कहते थे गांधी जी की ड्रिंकिंग मत किया करो, वो भी सपोर्ट करते थे. He asserted that India could win independence by violence, not by peaceful methods. लेकिन एक बात वो गांधी जी से डिफर करते थे. गांधी जी कहते थे कि we would win the independence with non-violence, but on the other hand, Alluri Sitaram Raju said that we could only win the independence through violence, not by peaceful methods. ठीक. यहाँ पे उनके विचारों में थोड़ा मतभेद था. Filled with hope and confidence, the tribals followed the leader. अब इतना ज़्यादा उनके होप थी और बहुत ज़्यादा फेथ था जो आलूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स का, उन्होंने आलूरी सीताराम राजू को फॉलो किया. ठीक है. उनके अनुयायी बन गए. Woodham tribals attacked police stations, attempted to kill British officers and carried on the guerrilla warfare for achieving स्वराज. तो उन्होंने क्या किया? स्वराज के लिए उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया पुलिस स्टेशंस को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल करना स्टार्ट कर दिया और गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स का यूज किया. लेकिन आलूरी सीताराम राजू वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज वो मूवमेंट जो था वो बहुत बड़े एम्पायर से आप लड़ रहे थे. ब्रिटिश एम्पायर के पास बहुत सारा टेक्निक्स थे, उनके पास आर्मी अच्छी खासी थी, उनके पास एडवांस वेपन्स थे और जो ट्राइबल्स के पास एडवांस वेपन्स भी नहीं थे और उनकी ताकत भी बहुत कम थी और बहुत कन्फाइंड एक स्मॉल रीजन तक वो कन्फाइंड थे. एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आलूरी सीताराम राजू वाज अनसक्सेसफुल एंड इन 1924 ही वाज एग्जीक्यूटेड एंड ही वाज हैंग्ड इन 1924. ओके. The warfare between the tribals and the British government was not on equal footing. अब बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स की. प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में भी अनरेस्ट था. ये देखिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं इंडिया के जिनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन करने के उनके अलग अलग मोटिव. स्वराज द मेन मोटिव वाज ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज टू अटेन स्वराज.
बट एवरीबडी हैज देयर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ स्वराज। कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर रहा है तो वो अपने अपने सेल्फिश गोल्स के लिए लॉन्च कर रहा था। जैसे पीजेंट्स जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च क्यों करना चाहते थे, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स या रेवेन्यू कम हो जाए उनका, ठीक है, मतलब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए दे वर पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो इट वाज नॉट अ कॉमन गोल फॉर देम, ऑल्दो दे वांटेड इंडिपेंडेंस, बट मेन मोटिव वाज टू फुलफिल देयर सेल्फिश गोल्स। ठीक, इसी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अनसक्सेसफुल। एक वन ऑफ द रीजंस ये भी था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स। प्लांटेशन वर्कर्स For plantation workers in Assam, freedom meant to move about freely and out of the confined space, and it also meant to attain a link between the villages from which they had come. Under the Inland Immigration Act of, देखिए Inland Immigration Act क्या था 1859 में? 1859 में एक एक्ट लॉन्च किया गया था जिसके बारे में हम लोग फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था कि बहुत ज़्यादा खासकर जो साउथ इंडिया के लोग थे और नॉर्थ इंडिया के कुछ यूपी बिहार के रीजन्स के जो लोग थे, उनको आसानी से किसी तरीके से बहला फुसला कर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते थे और उनको उन एरिया कॉलोनीज में भेजा जाता था जो इंडिया से दूर है, वहाँ पर उनसे प्लांटेशन में वर्क कराया जाता था। इसलिए इनको प्लांटेशन वर्कर्स कहते हैं। और यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं हम इंलैंड इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं। इंलैंड का मतलब क्या होता है? इंलैंड का मतलब होता है अपनी ही कंट्री। एक इंटरनेशनल इमिग्रेशन एक्ट जिसके बारे में हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। है दोनों चीजें एक ही, लेकिन बस डिफरेंस क्या है? ये इंलैंड है, वो क्या है? इंटरनेशनल है। उसमें कंट्री के बाहर इंडियंस को ले जाया जाता था, इसमें कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में ले जाया जाता था। मान लीजिए यूपी बिहार का कोई प्लांटेशन वर्कर है, उसको तमिलनाडु ले जाके प्लांटेशन उससे करवाई जाती है। ठीक है, टी कॉफी की प्लांटेशन उसे लेके, अब कॉफी आपको मालूम है केरला में होती है, तो केरला अब यूपी बिहार का कोई प्लांटेशन वर्कर है, उसको केरला ले जाके वहाँ पर उससे प्लांटेशन फोर्सफुली कराई जा रही है, बेगार उससे करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वही इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट यही था कि जबरदस्ती प्लांटेशन वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाए और उन्हें प्लांटेशन में उनसे वर्क किया जाए। और बहुत ज़्यादा इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा प्लांटेशन मेनली यहाँ पे किस चीज़ का होता था? प्लांटेशन क्रॉप्स मेनली कौन से होते हैं? टी, कॉफी, इंडिगो, जूट, जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं आपकी। और उस टाइम पे मेनली टी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांटेशन। और ज़्यादातर जो इंडियन प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको टी प्लांटेशन में ही लगाया जाता था। ठीक है, तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पे उनसे साइन कराया जाता था और उसके तहत वो टी गार्डन को लीव नहीं कर सकते हैं जब तक उनके जो हेड हैं वो नहीं चाहिए। ठीक, when they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defeat the authorities, left the plantation, started moving towards their homes. अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का उन्होंने सुना तो उन्होंने इस जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था उसका उल्लंघन करके वो अपने होम की तरफ मूव कर गए। ठीक है, उन्होंने इस बात को नहीं माना। The fleeing workers could not reach their destination because there was no railway and steamer strike at that time. Sorry, there was a railway and steamer strike. तो अब भाई उनको होम जाना, मान लीजिए तमिलनाडु में कोई प्लांटेशन वर्कर काम कर रहा है, उसको यूपी जाना है तो उसको रेलवे की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन की जरूरत पड़ेगी। और उस समय रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक थी, तो किसी तरीके से वो वहाँ पे जा नहीं सकते थे, ना उनको वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, ना उनको रेलवे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था। एज अ रिजल्ट वो वापस जा नहीं पाए और वापस उनको फिर से प्लांटेशन में आना पड़ा। ठीक, और पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती पकड़ लिया, जो नहीं भाग पाए उनको पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें ज़बरदस्ती बहुत रूथलेसली उनके साथ बिहेव किया। विजन ऑफ द नॉन कॉपरेशन। ठीक, vision of the non-cooperation, the spirit of unrest and defiance of authority generated by the non-cooperation movement। तो देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा लोकल मूवमेंट्स को भी जन्म दिया। The tribals and peasants believed that Swaraj would come and with it all with their sufferings would come to an end। अब उनको ऐसा लगता था कि स्वराज अगर आ जाएगा तो सारी उनकी सफरिंग्स खत्म हो जाएगी। तो गांधी जी के जो स्लोगन्स थे
demanding independent India. They were voicing the feelings of the millions of Indians. Independent India का जो नारा गांधी जी दे रहे थे उससे बहुत ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हो रहे थे और उनको ज्वाइन भी कर रहे थे, ठीक है। They were supporting गांधी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की हम बात करने जा रहे हैं, वो है कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म क्यों कर दिया, कॉल ऑफ क्यों कर दिया? The movement was gaining success. In the meantime, it took a violent turn after the police fired at Chauri Chaura in Uttar Pradesh. देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीमे धीमे सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन इसी बीच चौरी चौरा नाम की जगह पर एक बहुत ही बुरी घटना हुई। चौरी चौरा was a village in Gorakhpur, Uttar Pradesh. Chauri Chaura was a village in Gorakhpur, Uttar Pradesh. In that particular village, 22 policemen were burnt alive by the angry mob because police fired on the mob. जो मॉब वहाँ पर नारे लगा रही थी, स्लोगन्स रेज कर रही थी, उस मॉब के ऊपर पुलिस ने अटैक कर दिया और जो क्राउड थी वो एंग्री हो गई और उन्होंने 22 पुलिस वालों को थाने सही जला दिया, जिंदा जला दिया। जिससे क्या हुआ, गांधी जी बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, एंग्री नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई। इस तरह के इंसिडेंट गांधी जी इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। He felt that people have to be trained in non-violence before they could be ready for the mass struggle. उनका मानना था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी तरीके से नॉन वायलेंट था और एक भी वायलेंस घटना इस मूवमेंट को अनसक्सेसफुल बना देती है। तो जैसे ही इसमें एक भी वायलेंस की घटना हुई, गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब अनसक्सेसफुल हो चुका है और उन्होंने तुरंत ही इस मूवमेंट को बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा दुखी हुए, ग्रीफ में चले गए, बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ क्षुब्ध हुए, इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा उनको पेन पहुँचा और इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को समाप्त कर दिया, ठीक। हालांकि इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर सकते थे कि उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए था कि नहीं। कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से पूरे देश के लोगों का जोश ठंडा कर देना क्या सही था? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इज दिस स्टेप वाज राइट टू स्टॉप सच अ मूवमेंट व्हिच वाज लॉन्च्ड in the whole country and it was only stopped for an incident which took place in a small place. Okay, so in the next video we will discuss about the achievement of the non-cooperation movement. Thank you class.